जहाँ तक हेल्प मिलने की सवाल है, आई डोंट थिंक कि इस वजह से कोई हेल्प मिली कि इस पर्टिकुलर जॉब में लोग थे या कोई लॉबी बनी थी, ऐसा नहीं था। जैसे आपने बुलंदशहर से कहा, बहुत अच्छे दोस्त थे, रेलवे में भी थे, कोर्ट में नहीं आए कभी। भारती भी आई थी, भारती अपनी खुशी से नहीं आई थी, वो नहीं करना चाह रही थी, उनको डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी इन सब चीज़ों का शौक था, तो MBA नहीं करना चाह रही थी। बट तो हमने पूछा था नीतीश से कि तुम MBA फिर क्यों कर रही थी? तो शी सेड कि वो DP यादव ने कहा कि DP यादव को कोई ना नहीं बोलता है। ये वो कहती थी, इस नीतीश टोल्ड मी कि हमारे पास पैसे हमें जितने चाहिए होते हैं, कोई कमी नहीं होती, मतलब आई कैन गो। मगर शी सेड कि हमें नहीं मालूम कि कभी हमारे फादर हमें 5 लोगों को कभी चाट भी खिलाने ले गए हों। अच्छा, मुझे पर्सनली आई डोंट नो अबाउट माय हस्बैंड, हमसे कभी डिस्कशन भी नहीं हुआ इस बात पे, मगर मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो यही बुरा लगता था कि ये मतलब पॉलिटिशियंस की फैमिली है और बहुत रईस लोगों की फैमिली है, तो इनकी लड़की हमारे यहाँ कैसे एडजस्ट होगी। दिस ऑल्सो वी न्यू कि अगर बेटा भारती या किसी और से शादी करने के लिए डिसाइड कर ही लेगा, तो हम लोग वो नहीं थे कि लड़ जाएं और कहें कि नहीं तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत आओ, मतलब ये सब वाली चीज़ नहीं थी जी। कि भाई और एक कॉन्फिडेंस था अपने बच्चे के ऊपर भी। आई डोंट नो कितना होना चाहिए था, नहीं, ये सबसे ज़्यादा गलत हुआ बिकॉज़ नीतीश मस्ट हैव थॉट कि मम्मी पापा को बताएंगे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स में कुछ होता है कि दे थिंक कि पेरेंट्स शुड बी द लास्ट पर्सन जिनको बताया जाए डर के मारे। फेस पे तो बिल्कुल बर्न्ड था, बट फिर भी माँ के लिए भैया होली का रंग लगा ले लड़का, काला पीला नीला तो पहचानेंगे तो आप हैं। तो वो सब भी नहीं पहचाना, देन आई जस्ट पिक्ड अप हिज हैंड एंड केप्ट इट हियर, क्योंकि लंबा था मुझसे, अबाउट आई एम 5, ही वाज 5'9", 5'10", बट हाथ उसके छोटे थे। तब पे तो हाथ, आई यूज्ड टू ऑलवेज लाफ एट हिम कि हाथ तो तुम्हारे मेरे से इतने ही बड़े हो, तुम इतने लंबे हो। हमको तब लोगों ने यही समझाया था कि डेथ हाई कोर्ट से मिलेगी, बट अगर हम उस वक्त हमें मालूम होता तो फिर हम पर्सनल लॉयर खड़ा करके डेथ लोअर कोर्ट से मांगते। तो आप डेथ पेनल्टी ही चाहते थे? हम बिल्कुल डेथ पेनल्टी ही चाहते थे। तो उन्होंने यही चीज़ कही थी उस वक्त जज साहब ने कि मतलब व्हाई कांट यू लेट गो, एग्जैक्टली। कब तक करोगे, 1.5 साल के बाद व्हाट विल यू डू। कि जो कहते हैं ना लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, नहीं, लॉ को पकड़ के कोर्स पे रखना पड़ता है। ये सैड सिचुएशन है हमारे यहाँ की। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ लगती है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का बना है फॉर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, और जस्टिस के लिए मुझे फाइट क्यों करना पड़ता है। और ये मतलब मेरी तारीफ नहीं है कि मैं फाइट कर रही हूँ। Exactly, why to fight for something? Exactly, and people praise it कि नहीं बहुत फाइटर हैं। मैंने कहा ये तो मेरा उस जो प्रियम्बल है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के होने के 4 कारणों में से या 5 कारणों में से एक। इस प्रोमो को देखने के बाद आप में से बहुत से लोग ये समझ गए होंगे कि हम किससे और किस बारे में बात कर रहे हैं, मगर फिर भी क्योंकि याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती है तो बताए देते हैं कि आज की पूरी बातचीत है नीतीश कटारा के बारे में। वो 25 साल का एक नौजवान जिसे फरवरी 2002 की रात गाजियाबाद से एक शादी समारोह से बुला कर ले जाया गया, अगवा किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। ट्रायल कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक ने आरोपियों, जिसमें विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान थे, उनको दोषी ठहराया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे साफ साफ ऑनर किलिंग कहा और सज़ा को बढ़ाकर ऐसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जिसमें 25 साल तक एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट हो और उस अवधि में कोई रिमिशन यानी माफ़ी न हो। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 साल की ये सज़ा बरकरार रखी, मगर पिछले कुछ सालों में सज़ा के बाद भी ये लड़ाई एक अलग दिशा में चल पड़ी है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव की पैरोल से जुड़ी याचिका को दिल्ली जेल नियम के आधार पर खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि वो 25 साल की एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट पूरी होने से पहले पैरोल की बुनियादी पात्रता की शर्तों पर पूरा नहीं उतरते हैं। लेकिन इसी फैसले के खिलाफ विकास यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 26 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें होली तक यानी 7 मार्च की शाम 5 बजे तक एक सीमित फरलो की इजाजत दे दी, ये कहते हुए कि 23 साल की सजा के बाद सुधार और पुनर्वास के मौके भी देखे जाने चाहिए। अब इस पूरे केस के दौरान, जो कि आप प्रोमो से समझ भी गए होंगे, एक नाम जो हर जगह आता है वो है अदालतों में, मीडिया में और सार्वजनिक बहसों में, वो है नीलम कटारा जी का, नीतीश की माँ। आज हम उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि एक बेटे की याद कैसी है,
न्याय की ये लंबी लड़ाई कैसी रही, ऑनर किलिंग के नाम पर समाज की सोच क्या थी और क्या उसमें कोई बदलाव आया है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इन तमाम सालों के बाद भी क्या न्याय और क्लोजर संभव हो पाया है। चलते हैं और सीधा बात करते हैं नीलम कटारा जी से। मैम, शुरुआत में ही सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय दे रही हैं। मैंने केस के बारे में जो मोटी मोटी बातें थी, ताकि वो जो याददाश्त जो कमज़ोर है वो समझी जा सके, दोबारा से पता लग सके कि हम एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जनरेशन को शायद उसका आइडिया भी नहीं है, वो मैंने बता दिया है। मगर सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहूँगा वो ये कि जब भी कभी नीतीश जी का नाम लेते हैं, नीतीश कटारा का, तो साथ में एक लफ्ज़ जुड़ता है, नीतीश कटारा हत्याकांड। मगर वो व्यक्ति एक हत्याकांड से कहीं ज़्यादा आपके लिए आपका बेटा। आप नीतीश जी को कैसे याद करती हैं? हाउ डू यू थिंक ऑफ हिम आज इतने सालों बाद? बिकॉज़ उस वक़्त वो 23 साल का था, तो वो कभी-कभी ख़्याल आता है कि अभी होता तो कैसा होता, क्या कर रहा होता? वहाँ से मोस्टली मेरी थिंकिंग शुरू होती है कि इस वक़्त मतलब, और वो धीरे-धीरे बहुत मुश्किल हो जाता है सोचना कि अब कैसा होता, क्योंकि इतना टाइम बीत गया है, 22-24 इयर्स। अदरवाइज़ ही वाज़ बिल्कुल वैसा, मतलब हँसता-खेलता बच्चा। और इनफैक्ट उसके फ्रेंड्स कहते थे कि जब हम लोग की गैदरिंग्स होती थी फ्रेंड्स में, बहुत दोस्त थे, तो कहते हम लोग सब ड्रिंक करते थे, ही वाज़ द ओनली वन जो नहीं करता था। ओके, मगर ही बिल्कुल पार्टी का जो सेंटर होता है, वो होता था वो। ये ओके। उसके फ्रेंड्स ने कहा, हम लोग ने शुरू में जब 100 दिन हुए तो छोटा-सा म्यूज़िक कुछ हुँ, किया था। हुँ, तो उन्होंने ये कहा कि सबसे ज़्यादा हँसी-मज़ाक, शोर-गुल वहीं पे होता था। तो ही वाज़ फुल ऑफ लाइफ़, फुल ऑफ फन, बहुत सारे दोस्त थे, बड़ा हेल्पफुल बच्चा था, और ड्राइविंग का बहुत शौक था, और तेज़ चलाता था, मगर मतलब ये बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही केयरफुल, बिकॉज़ उसके फ्रेंड्स की मदर्स को जैसे कहीं जाना होता था, अजमेर जाना है या कहीं भी जाना है, तो उसके संग जाती थी बजाय अपने बेटे के, कि नहीं इसके संग आराम रहता है और मुझको। उस समय कहाँ रहा करते थे मैम आप लोग? हम लोग रहते थे 7 नंबर चेम्सफोर्ड रोड। इनफैक्ट जब ओके। से दिल्ली आए थे वहीं थे, वो रेलवे का बंगला था, हुँ। जहाँ रेलवे का डिविज़नल ऑफ़िस है उसके बिल्कुल नेक्स्ट। रेलवे का बंगला आपने बोला, तो मैं थोड़ा-सा बीच में हुँ, बातों हुँ, को हुँ, काट कर एक हुँ, दूसरी दिशा में जाता हूँ। एक आम जो बातचीत चलती है वो ये कि नीतीश जी के जो फ़ादर थे, हुँ, वो सीनियर आईएएस ऑफ़िसर थे, हुँ, हुँ, और वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जिस तरफ ये केस पूरा चला। हुँ, हुँ। तो इसकी वास्तविकता क्या है? क्या वो आईएएस ऑफ़िसर थे, रेलवेज़ में थे? थोड़ा-सा इस पर बताएँ। रेलवे ट्रैफ़िक सर्विस में थे, जो सेंट्रल सर्विसेज़ होती हैं, और एक्चुअली जिस समय ये कांड हुआ था उस समय डेप्यूटेशन पे थे टू मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो डेप्यूटेशन पे थे जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, तो शायद उससे लोगों को ये हुआ हुँ, कि आईएएस में थे। बट ही वाज़ अदरवाइज़ यहीं थे। फिर उसके बाद जब ये हुआ तो सिक्योरिटी रीज़न से फिर हुँ, वापस आ गए थे, जो डिविज़नल ऑफ़िस हमारे घर के नेक्स्ट कॉमन वॉल थी रेलवेज़ की, तो ये था। जहाँ तक हेल्प मिलने की सवाल है, आई डोंट थिंक कि इस वजह से कोई हेल्प मिली कि इस पर्टिकुलर जॉब में लोग थे या कोई लॉबी बनी थी, ऐसा नहीं था। मतलब और बहुत सारे लोग जो नहीं थे इसमें, जो उनके और दोस्त थे, अगेन फ्रेंड्स बहुत थे। तो उस हॉस्टल के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, ये सब भी थे, और गवर्नमेंट सर्विस में जो थे लोग, मगर देयर वाज़ नो लॉबी एज़ सच। इनफैक्ट कभी-कभी तो ये हो जाता था कि कोई बहुत दिन बाद मिलता था, कहता था आप मिलती नहीं, तो हमने कहा आप लोगों ने नहीं पूछा। तो नहीं, नहीं, निशित के तो बहुत दोस्त थे इसलिए। तो ये चीज़ हो जाती थी कि सब लोग सोचते थे कि अरे वो कोई सब वो तो उनको तो पूछने वाले बहुत हैं, तो इसलिए लोग यूज्ड टू स्टे। एंड डेफिनिटली देयर वर पीपल जो कि इससे घबराते थे। ऐसे आपने बुलंदशहर से कहा, बहुत अच्छे दोस्त थे, रेलवे में भी थे। कोर्ट में नहीं आए कभी। बाकी और कोई काम हो, वो ठीक है, क्योंकि बहुत पर्सनल अच्छे दोस्त आपके हस्बैंड हस्बैंड के, के जो कि हस्बैंड के बुलंदशहर से थे। हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में थे हुँ, और उसके हुँ, बाद रेलवे में भी थे। हुँ, हुँ, तो मगर उनकी तो सबसे कम हिम्मत होती थी कि वो कोर्ट में आ जाएँ कभी, या संग कि भई चलिए आपके संग चलते हैं या कुछ। हुँ। कोर्ट के ब केस के बारे में बात मत करो, उसके अलावा कोई कुछ होना है, कोई काम है, तो उसके लिए ही वाज़ देयर, वेरी जेन्युइन पर्सन, बट डर बहुत था, क्योंकि घर वहीं था, आस-पास ही उनके, हुँ। आएँगे मैम, बुलंदशहर में। इस चीज़ पर भी आएँगे, बिल्कुल इस चीज़ पर विस्तार हुँ। से थोड़ी-सी चर्चा तो करेंगे। ये है कि कई हुँ, वजहों से लोग थोड़ा होल्ड बैक भी करते थे बिल्कुल। कि मैं नहीं। थोड़ा-सा और समझना चाहूँगा नीतीश जी के बारे में, क्योंकि हुँ, हुँ। जो पूरी ये, अगर इसकी आज कोई केस स्टडी पढ़ता है तो इसमें आता है कि
एक तरफ भारती यादव, डीपी यादव हम्म, जो उनकी बेटी, और एक तरफ नीतीश कटारा हम्म, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, एक हम्म, दूसरे को जानते हैं। हम्म। आपके सामने वो रिश्ता किस तरीके से आया? आपको उसके बारे में क्या पता चला शुरुआती दिनों में? ये हम लोग चारों लोग बड़े क्लोज नेट फैमिली थी, और हम लोग के आपस में वो फ्रेंड, मेरे से ज़्यादा हस्बैंड से तो इनका बहुत ही फ्रेंडली वाला वो था। इनफैक्ट उनका तरीका भी बहुत टैक्टफुली था। अगर मैं कोई चीज़ कहती थी और बात नहीं मान रहे होते तो बच्चे, तो ही वुड नॉट कुछ कहते, यही कहते थे, यार रहने दो, लेडी हैं, चिड़चिड़ करेंगी, सुन लो ना। मतलब बिल्कुल ही होता था कि हम लोग सब बॉयज़ हैं हुँ, और वो लेडी हैं, तो सुनना तो चाहिए, नहीं तो ये तो लोग तो चिड़चिड़ करते हैं। तो इसलिए वो बहुत बड़ी टीम थी। हुँ, तो हम लोग बहुत ही रिलैक्स थे और सब लोगों को काफ़ी कुछ पता होता था। नाउ आई रियलाइज़ कि बहुत कुछ नहीं भी पता होता था, बट फादर से ज़्यादा क्लोज़ था। ओके। और इसलिए और ये पढ़ने गए थे वहाँ पे आईएमटी गाज़ियाबाद में, उस समय 6th या 7th बिगेस्ट और वेल नोन इंस्टीट्यूट थी कंट्री में। तो गाज़ियाबाद में वहाँ पे गए थे और भारती भी आई थी। भारती अपनी खुशी से नहीं आई थी, वो नहीं करना चाह रही थी। उनको डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी इन सब चीज़ों का शौक था। जी, तो एमबीए नहीं करना चाह रही थी, बट तो हमने पूछा था नीतीश से कि तुम एमबीए फिर क्यों कर रही थी? तो शी सेड कि वो डीपी यादव ने कहा कि डीपी यादव को कोई ना नहीं बोलता है। तो उस चक्कर में वो आ गई थी, तो उनको कोई ख़ास इंटरेस्ट मेरे ख़्याल से तो नहीं था। बाकी मेरी कभी डायरेक्टली उनसे बैठ के लंबी-चौड़ी बात नहीं हुई, और पहले ग्रुप था उसमें दोस्ती थी, फिर उसके बाद इनकी। उनको बहुत सारी चीज़ें फ़ैसिनेट करती थी हमारे हम लोगों के रहन-सहन के बारे में, क्योंकि सिंपल चीज़ें, जैसे हम लोग एज़ फैमिली किसी की बर्थडे हुई, तो कहीं बाहर खाना खाने चले गए, या सबको ड्राइविंग का शौक था, तो उस तरफ वाइल्ड लाइफ़ सैंक्चुरीज़ का बहुत शौक था। तो एक चक्कर तो हमेशा ही लगता था ठिकाला का साल में, और इधर-उधर कहीं। तो बस यही दिस वाज़ हमारी यही आउटिंग होती थी, कभी शिमला चले गए, कभी वहाँ चले, रेलवे में थे तो ट्रैवल जी, काफ़ी जी, वैसे जी। ही होता था। तो मतलब ये वो कहती थी, इस नीतिश टोल्ड मी कि हमारे पास पैसे हमें जितने चाहिए होते हैं, कोई कमी नहीं होती, माँग मतलब आई कैन गो। मगर शी सेड कि हमें नहीं मालूम कि कभी हमारे फादर हमें पाँचों लोगों को कभी चाट भी खिलाने ले गए हों, या कुछ भी। कहने की नहीं, वो फैमिली वाली आउटिंग या ये चीज़ें जो थी, ये बिल्कुल नहीं थी फैमिली उनकी। डायनामिक्स एकदम अलग थे। हाँ, अलग थे उनको। या फ़ोटोग्राफ्स कभी देखती थी, मेरे हस्बैंड वाज़ अ फ़ोटोग्राफ़र, मतलब अपार्ट एज़ अ हुँ, हॉबी, एंड एग्ज़िबिशन वग़ैरह भी करते थे। तो तस्वीरें बहुत सारी थी बच्चों की, एल्बम्स बनी हुई थी इस साल से इस साल, उस हुँ। साल। तो उसको देख के भी वो ये सब मुझे नीतिश के थ्रू ही मालूम पड़ा कि उसको देख के भी वो थोड़ी उसको बुरा लगता था कि हमारे पास तो हमारी कोई तस्वीर नहीं है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मेमोरी में रह जाती हैं, बट ही सेड उसको ये बहुत बुरा लगता था कि तुम्हारे पास तो अपने बचपन की इतनी तस्वीरें हैं, मेरे पास तो है ही नहीं। तो ये छोटी-छोटी बातें आती थी जिनसे लगता था, फिर वो ऐसे कभी छुपाता नहीं था, उसने बैठ के कभी बताया नहीं कि ये है, मगर फ़ोटो वो बड़े-बड़े गुलदस्ते चले आ रहे हैं, चाहे कोई। नीतीश जी के लिए। हाँ, यू एंड ही वाज़ नॉट द फ्लावर्स-व्लावर्स टाइप, मगर वो आते थे तो ले आके हमें थमा दिए जाते मतलब थे कि ओवरवेलमिंग जेस्चर्स किए जाते थे उस तरफ हाँ, से। बहुत। हुँ, और ये स्टफ़्ड टॉयज़, ओके। तो वो सब हमारे पास इधर-उधर ज़्यादा आ जाते थे कि ये क्या, मैं क्या करूँगा इसका? हुँ, तो बट ये था, आई मीन सो वहाँ से होना आइडिया होना शुरू हुआ हमको कि हुँ, कुछ होगा। फिर ख़ैर उसने कुछ नहीं कहा, हमने भी कुछ नहीं कहा। बिल्कुल उस टाइम के पहले, आई थिंक अराउंड दिसंबर, जनवरी, तब उसने बताया था कि भारती कह रही है कि उसके फादर, उसके लिए नॉर्मल था, एमबीए हो गया था। ये यहीं पे काम कर रहा था, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड की तबीयत भी बहुत ठीक नहीं थी। तो ये इसका बाहर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाने का आफ्टर एमबीए था इरादा, मगर फिर इनफैक्ट भारती ने ही कहा कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, आंटी कैसे सँभालेंगी? तो फिर ही टूक अप अ जॉब एंड दिल्ली में ही रहा। ये भी हो गया कि और इसके फ्रेंड्स थे, ग्रुप में थे, वो इधर-उधर बाहर जॉब्स करने गए। ही वाज़ वेरी श्योर कि मैं यहीं रहना। तो जी। यहीं पे कर रहा था दिल्ली में काम, तो और ज़्यादा क्लोज़नेस हो गई, क्योंकि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से यही लोग बचे थे और वही इधर आती थी। इनका तो कोई सवाल ही नहीं था गाज़ियाबाद जाने का, और फिर भारती से मिलने का। तो उनका ही इस तरफ चक्कर लगता था। और उसके बाद ही टोल्ड मी इन जनवरी दैट ईयर, 2002 में, कि वो उसके फादर उसके लिए लड़का देख रहे हैं, तो अब उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ मैं तो नहीं चाहता था अभी शादी में इसका 20। मतलब उनके घर पे नहीं पता था नीतीश जी के बारे में? अब ये समझते थे ऐसे, मेरे ख़्याल से तो पता होगा। तो मतलब भाई को तो डेफ़िनेटली पता होगा ये सब बातें, वही वो भी तो। कभी आपके सामने इस तरीके की कोई बात आई? आपको पता चला किसी से नीतीश जी से, या फिर कभी उन्होंने बताया हो इस बारे नहीं, में कुछ कुछ? नहीं कि कोई थ्रेट मिला है या कुछ कहा या कुछ नहीं था। तो इसलिए, बट अब हम सोचते हैं कि अच्छा, मुझे पर्सनली आई डोंट नो अबाउट माय हस्बैंड, हमसे उनसे कभी डिस्कशन भी नहीं हुआ इस बात पे। मगर मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो यही बुरा लगता था कि ये मतलब पॉलिटिशियंस की फैमिली है,
और बहुत रईस लोगों की फैमिली है, तो इनकी लड़की हमारे यहाँ कैसे एडजस्ट होगी? बुरा किस लिए लगता था? भाई बिकॉज़ फाइनेंशियल वाला चीज़ जो थी ना, अब जैसे उसने कहा कि उसके पास उसका लैपटॉप था, कोई चूहा आ गया था, क्या आ गया था, तो उसने उठा के लैपटॉप चूहे पे मार दिया। अब मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि लैपटॉप के 3 टुकड़े हो गए। तो ओके। हाँ, मतलब मुझको हम लोग तो बहुत ही गवर्नमेंट सर्वेंट और बहुत ही ऑन द ग्राउंड मतलब बेसिकली बिल्कुल। कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स। हाँ, वैल्यू सिस्टम्स एंड मतलब बहुत सारे पैसे, बहुत उस वैसी आदत कि भई यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बर्थडे है तो बॉम्बे चले जा रहे हैं या उस तरह की चीज़। तो वो चीज़ें हमको लगती है, मुझे ये था मेन कि फाइनेंस सोशियो इकोनॉमिक लेवल बहुत फ़र्क था। ये था और थोड़ा-सा पॉलिटिशियन से घबराते थे। उसके अलावा क्रिमिनैलिटी की ये लिमिट थी, ये मुझे नहीं पता था, ना मुझे पता होने की कोई ज़रूरत थी। आई वाज़ अ स्कूल टीचर एंड वेरी हैप्पी। अलोंग विथ दैट ब्रिटिश काउंसिल के लिए काम करती थी, टीचर ट्रेनिंग करती थी, बुक्स राइटिंग में था। तो मेरे पास बड़ी फुल लाइफ़ थी। उस समय बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो कभी इधर-उधर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट ये जो पब्लिशिंग हाउसेज़ होते हैं, जी, उनकी जी, जी। बुक्स वी वर पार्ट। जब वो उनकी बुक्स जैसे कि हमारी बुक्स लगा लीजिए, तो हम एक एक्सपर्ट हुँ। को भेज देंगे। तो मैं अपना फुल लाइफ़ लीड कर रही थी, बिल्कुल हैप्पी थी और इसलिए मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि क्राइम इनका क्या चल रहा है। ओके। मैम थोड़ा-सा अब उस समय के तरफ चलते हैं जब ये सब कुछ हुआ, फरवरी का महीना। हुँ। कब पता चला, क्या पता चला, कैसे वो चीज़ें हुई थीं? थोड़ा जितना आप बताना चाहें, हुँ, जिसमें हुँ, आप हुँ, हुँ, कंफर्टेबल नहीं। हों। तो ये था कि इन्होंने इतना तो बताया था कि भई हम लोग शादी करना चाहते हैं, मगर पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही होगी, नहीं तो नहीं। अगर उसके पेरेंट्स नहीं तैयार हो तो नहीं, और आई वुड एक्सपेक्ट कि हुँ। आपकी ब्लेसिंग्स हों। आप तो तैयार थी वैसे उसके लिए, शादी के लिए? नहीं, देखिए हम लोग का ये था कि हमने तो, उसने खुद ही कहा था कि अभी तो मेरा कोई इरादा ही नहीं था शादी करने का, 22-23 1 साल नौकरी का हुँ। हुआ था। तो बट हम लोग का ये ज़रूर था कि हम इससे खुश नहीं थी, एट लीस्ट मैं इस हुँ। आइडिया से, वो जो मैंने आपको कारण बताया। बट दिस ऑल्सो वी न्यू कि अगर बेटा भारती या किसी और से शादी करने के लिए डिसाइड कर ही लेगा, तो हम लोग वो नहीं थे कि लड़ जाएँ और कहें कि नहीं तुम चले हुँ। जाओ यहाँ से, यहाँ मत आओ, मतलब ये सब वाला चीज़ नहीं थी। जी। कि भई और एक कॉन्फिडेंस था अपने बच्चे के ऊपर भी, आई डोंट नो कितना होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बच्चा था वो, उस मामले में कि पर 10 ये आपने बजे। क्यों कहा कितना होना चाहिए था नहीं? नहीं, व्हाई दिस क्योंकि थॉट भई केम? उनकी दोस्ती इनसे हुई और मालूम नहीं इन्होंने क्या समझा, कितना समझा, वो नहीं कि वो किसी, क्योंकि उस लड़की में वो जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, हुँ, हुँ। जब हो भी गया कि आके इधर खड़ी हो, हुँ। बजाय उधर खड़े होने टू के स्टैंड या विद द बीच में राइट। लटकने हुँ। के। तो या उन लोगों ने जो भी बातें कही उसने मान ली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वो थे, उसकी ईमेल्स थी और वो हमने मीडिया को दे दी, और वो हमसे कई लोगों ने कहा कि आपको, इनफैक्ट मेरे फादर ने कहा, मेरी माँ, कि तुम्हें नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अब तुम उस लड़की का कॉन्फिडेंस, और वही हुआ कि हमने इसलिए दे दी कि कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा था। मतलब उन्होंने कह दिया मैं नहीं जानता कतारा कौन था, डीपी यादव ने ये कह दिया। हुँ। तो उस वक़्त हमको लगा कि भई नहीं, हम सच बोल रहे हैं, और हमने ये ढेरी कार्ड्स की और वो उठा के रख दिए। हुँ। तो वहाँ से उन्होंने उसके ऊपर प्ले किया कि वो तो तुम्हारी फ़ोन्स रिकॉर्ड करेंगी और ये करेंगी, वो कर। डिफेमेशन एंड ऑल वो हाँ, सारी तो चीज़ें। इस चक्कर से वो बिल्कुल ही अलग हो गई थी। तो मुझे लगा कि नीतिश ने इतनी डरपोक लड़की कैसे चूज़ कर ली, बिकॉज़ डरपोक तो नहीं था, हमारे यहाँ कोई भी डरपोक नहीं था। तो वो था उसका, इसलिए मुझको थोड़ा लगा, बट अदरवाइज़ आई हैड कॉन्फिडेंस इन हिम, मतलब उसका बिल्कुल ये था कि 10 बजे रात तक मुझे घर पहुँचना है। उस ज़माने में 2002 था, आजकल तो नहीं होता बच्चों का इतना, और अगर नहीं मैं आ पा रहा हूँ तो मैं फ़ोन करूँगा। ओके। करता था। हुँ। पापा की तबीयत भी नहीं ठीक है, और मैं 10 बजे मेरे पास फ़ोन आ जाता था कि मम्मी यहाँ थोड़ी देर हो रही है, तो आप हुँ। परेशान मत होइए। जी। इस तरह की चीज़। हुँ। जबकि कोई ऐसा नहीं था कि हम कंट्रोल कर रहे थे, बट दैट वाज़ द थिंग। और कहीं भी होता था 24 घंटे में एक बार तो बात होनी ही होनी है। जी। ये दिस वाज़ द अनरिटन रूल, और करता था उसको फ़ॉलो। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबल था। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, किसी की भी, और जाना है, देखभाल करनी है, तो ये पहले पहुँच जाते थे। छोटी-छोटी चीज़ें, ब्लड डोनेशन। अगर कोई शॉप में कोई शॉपकीपर किसी एल्डरली लेडी को इग्नोर कर रहा है, जैसे करते थे, हुँ। तो या एल्डरली लेडी या आदमी किसी को भी, और मतलब नहीं हेल्प कर रहे, तो कह देता था, आपको दिखती नहीं वो खड़ी हुई? वो इसलिए। वो समय कैसा था? आपको कैसे पता चला? फरवरी का महीना, वो एक हुँ। दोस्त की एक वेडिंग, वहाँ हुँ, जाना, हुँ। आपको क्या बता के गए और उसके बाद कैसे नहीं, क्या ये खबरें हुईं? भारती की दोस्त थी, तो एमबीए ये लोग कर रहे थे, वो एमबीए नहीं कर रही थी, कोई और कोर्स कर रही थी, हुँ। आईआईएम इसमें ही, मगर भारती की दोस्त पहले की थी, गाज़ियाबाद की लड़की थी, ये तो ओके। पढ़ने ही गए थे। तो वो खुद आए थे कार्ड देने, वो खुद आई थी और भारती उसके संग आई थी।
ये जो थी गौड़ समबडी, सो बुलाया था तो आई न्यू कि शादी है। इनफैक्ट वो हमको भी बुलाने आए थे ओके। कि आप लोग यहाँ पे, तो हमने उस दिन पूछा था उससे कि वो बुलाने, उसके फ्रेंड्स को ही बुलाते थे तो हम लोग जाते थे जनरली, अपना शगुन दिया और थोड़ी देर बाद आ जाते थे, फिर ये बच्चे रहते थे। तो मैंने कहा बेटा हम लोग भी चले, ठंड बहुत थी, आई रिमेम्बर फरवरी के हिसाब से बहुत सर्दी थी। तो इसे नहीं मम्मी आप कहाँ जाएंगी, परेशान होंगी, रिसेप्शन है अगले दिन या उसके एक दिन बाद इधर दिल्ली में लड़के वालों का, तो उसमें चली गए, वो बिल्कुल पास में है। तो ठीक है, तो ये अपना चले गए वहाँ पर, और उसके बाद देर हुई जब, तो अच्छा हम तब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शादी शायद ना हो। मेरे हस्बैंड वाज़ वेरी अगेन कॉन्फिडेंट, तो उनका ये था, हमने कहा कि भई ये वहाँ करना चाहता है, तो उनका यही था कि भई बच्चा है अभी, कोई भागा नहीं जा रहा है, तो तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? धीरे-धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा कि मतलब घाव कितना एडजस्ट कर पाएगी लड़की हमारे घर में, नहीं कर पाएगी। तो इस किस्म के थे कि मतलब जी। ठीक है, और होना होगा तो होगा, मगर ये कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिन मगर मुझको तो नींद नहीं आई, तो आई वाज़ वरीड बिकॉज़ इसका 10 बजे फ़ोन नहीं आया। हमने 10 बजे भी नहीं हम इतना परेशान हुए, क्योंकि हमने कहा चलो गाज़ियाबाद है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, एक इसका दोस्त हमारे यहाँ आके ठहरा हुआ था, जो इसके 2-3 के ग्रुप में था, तो ये लोग संग गए थे। उस द इसकी जिप्सी जो थी वो इसकी जान थी बिल्कुल। उस इसकी क्या हमारी थी, बट वो यूज़ कर रहे थे, उनको शौक था, और वी हैड अनदर कार बाय देन, पुरानी जिप्सी थी। तो उस दिन जिप्सी वहीं खड़ी थी जब हमने निकल के चक्कर लगाया, तो हमें समझ में नहीं आया कि चलो शादी है जैसे भी गए हों। तो फिर उसके बाद अबाउट 3 बजे के करीब घंटी बजी, और इसका फ्रेंड जो था भरत, वो आया, तो जी। उसने घंटी बजाई, तो मैंने कहा नितिश कहाँ है? तो एक तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड क्योंकि नितिश के पास तो चाबी होती थी, तो घंटी बजी क्यों? तो ही सेड नहीं आंटी वो वहीं रुक गया है, और हमने कहा जिप्सी तो उसकी यहीं खड़ी है, आएगा कैसे? तो कहने लगे नहीं वो थका हुआ था, तो उस दिन 1-2 शादी और थी। तो इसलिए वह मैं आया हुआ था यहाँ पे, और मेरे पास टैक्सी थी, शायद वर्क पे आया हो, जो भी हो, शादी भी अटेंड करनी थी, तो इसलिए हम लोग टैक्सी से गए थे। तो ओके। मैंने कहा देन हाउ विल ही कम बैक? तो ही सेड, उसने कहा कि नहीं आ रहे होंगे लोग। फिर सोने चला गया, फिर मैंने उसको जगाया थोड़ी देर बाद कि बेटे कौन लोग आ रहे होंगे? तो कहने लगे नहीं लड़की वाले आ रहे होंगे, तो वो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी नहीं, क्योंकि ही वाज़ नॉट द टाइप कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड करे, अपने स्पेशली। पर क्या भरत वाज़ स्कैर्ड एट एनी पॉइंट, वाज़ नहीं, कंसर्न्ड एट एनी पॉइंट, एट उस समय लगा आपको कुछ ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं लगा, और दैट ये सबसे ज़्यादा गलत हुआ, बिकॉज़ नितिश मस्ट हैव थॉट कि मम्मी-पापा को बताएँगे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स में कुछ होता है कि दे थिंक कि पेरेंट्स शुड बी द लास्ट पर्सन जिनको बताया जाए डर के मारे। तो उसने कुछ नहीं बताया जी। था। तो फिर और मैंने थोड़ा और पूछा, तो ही सेड, मैंने कहा बेटा वो कहीं तुम्हें तो नहीं ढूँढ रहा वहाँ? तो कह रहे नहीं आंटी मैं तो उसको ढूँढ के आया घंटा भर। दैट वाज़ द टाइम। ढूँढ के आए मतलब ये तो तुम्हें पहली चीज़ बतानी चाहिए थी। राइट। तो फिर हमने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है बाय दैट टाइम। फिर हमने और सब जगह फ़ोन किया, जैसे नहीं आंटी यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं आया, वो तो वहीं गया था शादी में। तो फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को बताया, फिर अपने भाई को फ़ोन किया, फिर इनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो माय ब्रदर इन लॉ भी लगते हैं, उनको भी बुलाया, क्योंकि एक जना इनके पास रुकना था हस्बैंड के पास। तबीयत उनकी क्योंकि हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा शॉक वॉक लगेगा, परेशान होंगे ज़्यादा, और एक जना हमारे संग, तो वो फ्रेंड हमारे संग गए थे, और ये तो फिर हम देखते हुए गए थे, क्योंकि मैंने यही सोचा कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया रात को। हाँ, ओके। वही रात को यही सोचता है ना आदमी, कोई ड्राइव करके आ रहा है, हुँ। तो इधर-उधर देखते गए तो कुछ नहीं था। उसके बाद हाँ, एक ग्रुप इनके फ्रेंड्स का भी गया, ये भरत और एक आध दोस्त और आगे करके, और फिर उनसे फ़ोन पे बात करी, बोले नहीं आंटी कहीं नहीं मिला। हम लोग शादी वाले होटल में भी गए थे, डायमंड प्लेस या डायमंड पैलेस कुछ नाम था। तो हम लोगों ने ऊपर-नीचे सब जगह, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि वहीं रूम लेके सो गए हों या कुछ? तो बोले नहीं आंटी कोई नहीं है वहाँ पे। तो फिर ये आ गए कविनगर थाना, और फिर हम बैठे, फिर वहाँ बात-वात करी मैंने, और अपनी एप्लीकेशन लिख के दी ओके। कि ऐसा-ऐसा है, और मुझे लगता है कि कुछ अनहोनी ना हुई हो। ओके। तो तब तक ये कोई भी एंगल दिमाग में था, जिस तरीके का जो बाद में पता चला निकल कर आया, हुँ। इस तरह से अपहरण उनका करके ले जाया गया, उनको गाड़ी में नहीं बिठाकर और अपहरण वगैरह का तो नहीं मालूम था, मगर ये लगा कि शायद इनके भाई आए अच्छा, आपके हों। ज़हन में था शुरुआत से ये कहीं पे चीज़? तो थी ये घबराहट, क्यों थी मुझे मालूम नहीं। तो मैंने यही लिखा कि इनके मतलब हो सकता है कोई अब वैसी घटना हुई हो। अब ये क्यों था मुझे नहीं मालूम, जेसिका लाल केस में उसका इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट समवेयर आई हैड एट द बैक ऑफ माय माइंड कि मुझको लगता है कि कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, इसलिए आप मतलब इसलिए मैं रिपोर्ट लिखवा रही हूँ। ओके। और क्योंकि मैंने उसको ढूँढ भी लिया और नहीं मिल रहा, तो ये हुआ, फिर एफआईआर लिखवाई गई, फिर उनको क्या जो भी पहली एफआईआर में नामज़द किया था मैम आपने?
और बिल्कुल वो एफआईआर लिख ली गई थी लिख तब? ली गई थी। वो विकास यादव कहा था हमने और वो लिख ली गई थी। ओके। नामजद तो किया क्या गया। उस समय भी आपको कोई अपने सोर्सेस इस्तेमाल करने पड़े थे या फिर कबीरनगर थाने में आपकी नहीं, एफआईआर कभी नगर थाने में लिख ली गई थी। लिख ली गई थी? लिख ली गई ओके, थी, जी। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होता है? बस उसके बाद वो लिखवा के मैं घर आ गई और फिर तो नेचुरली रिश्तेदार ये वो सब आने शुरू हुए क्योंकि हमको जब भी ये नहीं था कि मर्डर ही कर दिया होगा। हमको लगा कि कहीं भई अब हो रहा होगा, आपस में बातचीत हो रही होगी या कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा या बिकॉज़ मैं इसलिए कि मुझे ये भरत वो कहीं बीच में स्लिप हो रहा है। भरत ने कहा मैंने ढूँढा था और फिर इसका एक और फ्रेंड था, वहाँ पे उसका नाम भी नहीं याद आ रहा, वो था। तो हमने इन दोनों से बात की थी, ये लोग तो ढूँढने गए थे। तो भरत इसने कहा कि नहीं आंटी उसको हाँ, वहाँ से बात आई थी, पहले से हुँ, भी नहीं था मुझको। ये था कि खाना खा रहे थे हम लोग, तो वो लड़का आया था, हम तो नहीं जानते थे, बाद में किसी ने बताया कि विशाल है। हुँ, सो ही हुँ, डिडन्ट कम हिमसेल्फ, उसने विशाल को भेजा। विशाल आया था और ये खाना की और वो थोड़ा-सा ड्रंक सा लग रहा था, हुँ, तो इसने जैसे इशारा किया हमारी तरफ कि मैं इसको अलग बा उसने कुछ आके कहा कि तुम कटारिया हो कि हुँ, ये हो, वो हो, जबकि कटारिया नहीं है, सरनेम हुँ, कटारा है। हुँ, तो उसने कहने लगे नीतीश ने हमें इशारा किया कि मैं इसको अलग करके आता हूँ, ये पिए-पिलाए लगता है। तो उसने अपनी प्लेट रखी खाने के बीच में और इसको बाहर लेके गया वो जी। कि चलो बात कर लें। वहाँ बाहर पे फिर और गेटमैन या जो भी थे उस डायमंड पैलेस उसने बताया कि इन बच्चों के बीच में कुछ बातचीत हुई और विकास था वहाँ पे हुँ, और थोड़ा-सा हार्श बात भी हुई और फिर वो ले गए इसको। मतलब ले गए मतलब ये उनके संग चला गया। ये भी नहीं क्योंकि ये बात आर्गुमेंट में करते हैं कि वहाँ तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि ज़बरदस्ती खींच के ले गए। एग्ज़ैक्टली। तो अब जो भी रीज़न रहा हो ये सोचो कि भई भारती का भाई है, बात करना चाह रहा है, चलो कोई हर्ज नहीं है। या भई उन्होंने कुछ नीचे वो शॉल डाले हुआ था, उसके नीचे कुछ हाथ से पकड़ा हो या आई डोंट नो। तो हाँ, इसलिए मुझे आया था इसका नाम हुँ, विकास का क्योंकि हुँ, मुझसे ये राइट। कहा गया था कि उनके संग गया है। आखिरी बार उन्हीं के साथ देखा गया था, हाँ, ये उनके वाली संग चीज़। देखा गया था। हुँ, तो ये चीज़ थी, फिर बाहर आ गए थे, फिर तो 1-2 साल दिन तक कुछ हुआ ही नहीं, कहीं मिला ही नहीं, करा ही नहीं, तो हम लोग सब जगह बोल रहे थे कि भई पूछो देखो यहाँ तो नहीं गया वहाँ बट आई न्यू दैट देयर वाज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग क्योंकि वो इस तरह का था नहीं। एक फ़ोन आया किसी का कि हम जानते हैं मतलब हस्बैंड को कैसे जानते थे मालूम नहीं, बट ये जीपी यादव के लॉयर हैं कोई, वो उनसे आपको मिलवाने लिए चलते हैं। तो हम निज़ामुद्दीन वो हमें ले गए ओके। और उन सज्जन ने यही कहा हमसे कि नहीं, वो डीपी यादव का मेरे पास अभी फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि अभी मेरे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पास है और बैठा हुआ है ये। मैंने कहा मेरी बात कराइए, तो उन्होंने कुछ करा कि फ़ोन मिला रहे हैं, वो फ़ोन हुँ, मिला नहीं उस ओके, वक़्त तक। तो दैट वाज़ ड्रामा जस्ट टू लीड मी ऑफ कि वो है और वो बिल्कुल ठीक है, जबकि ओके। बाय दैट टाइम डेथ हो चुकी थी। हुँ, बिल्कुल, जी। तो अब वो मुझे मालूम नहीं वो कौन लेके गया था, हस्बैंड के जान-पहचान के बहुत लोग होते थे, उन्हीं में से थे। हुँ, तो बस उस ब वो हुआ यही सब चलता रहा फिर उसके बाद आई थिंक 20 को या 21 को फ़ोन आया पुलिस से हुँ। कि हमारे इधर कोई बॉडीज़ मिली हैं, पास में ही। आई थिंक बुलंदशहर में ही जी, मिली थी, बुलंदशहर खुर्जा वो में। खुर्जा रोड की तो तरफ, जी। और वो लग रही हैं कि बाकी जैसी ये बदमाशों की या इनकी उनकी मिलती हैं, उससे फ़र्क हुँ, बॉडी स्ट्रक्चर जितना भी कुछ दिख रहा था बिकॉज़ तो उसको आके आइडेंटिफ़ाई करना है, तो पहले तो ये लोग मुझे नहीं ले गए। इनके फ्रेंड्स और हमारे हस्बैंड के फ्रेंड्स वो लोग गए और उन्होंने बताया कि हाँ, नहीं, है तो सही मगर पहचाना नहीं जा रहा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि भई यहीं दाह संस्कार कर दिया जाए हुँ। और फिर डीएनए वग़ैरह के लिए वो ले लेंगे और तो मैंने उस पे बिल्कुल मना कर दिया। मुझे नहीं पता कहाँ से अकल आई, मैंने कहा नहीं। तब तक आपने किसी लॉयर से बात की थी आप? किसी भी लॉयर से, कहीं से कोई भी लीगल हेल्प आपने ली नहीं, थी? कोई लीगल हेल्प वेल्प नहीं ली थी, जब तक किसी लीगल हेल्प नहीं ली थी, हुँ, लेनी चाहिए थी और जल्दी नहीं हुँ, ली थी। हुँ, बट हाँ, जेसिका लाल वो सोमचंद उसमें मालूम था कि उसके डीएनए के संग इन लोगों ने प्ले अराउंड किया हुँ, था हुँ, या जो भी हुँ, एविडेंस, तो वो कहीं दिमाग में था लॉयर नहीं। ओके। लॉयर और जल्दी लेना चाहिए था हमको, क्योंकि जब एविडेंस कलेक्शन हम सबसे पहले यही कहते हैं जो एविडेंस कलेक्ट हो रहा है या क्योंकि एक तो किसी को भेजो अपनी फैमिली में से कि वहाँ जाके खड़ा हो कोर्ट में। हमने एविडेंस नहीं किया था, हम तो कहते इतना महँगा है कैसे होगा? तो और दूसरी बात ये कि पूछो कि क्या एविडेंस लेना चाहिए। हुँ, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी और जैसे नहीं अच्छी जगह नहीं है, ये है, वो है। मैंने कहा नहीं हमें चलना है। तो मैं गई, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग मैं गई। उसके और 2-4 फ्रेंड्स संग थे और वहाँ गए हम और वो जो भी था वो तब तक तो वो कहते थे उसको क्या बोलते हैं जिस जगह पे लाशें रखी जाती हैं वो है मगर वो झोपड़ी-सी थी और मॉर्चरी। नीचे मोर्चरी हाँ, मोर्चरी कुछ नहीं थी, छोटी झोपड़ी-सी थी, एक लट्टू लटक रहा था ऊपर लिटरली छोटी झोपड़ी और नीचे कुछ घास पड़ी हुई एंड मैंने कहा चलो गए अंदर और हमने देखा-दाखा आगे-पीछे तो
फेस वेस तो बिल्कुल बर्न्ड था, बट फिर भी माँ के लिए भैया होली का रंग लगा ले लड़का, काला, पीला, नीला, तो पहचानेंगे तो आप हैं ही। तो वो सब भी नहीं पहचाना, देन आई जस्ट पिक्ड अप हिज हैंड एंड केप्ट इट हियर, क्योंकि लंबा था मुझसे, अबाउट आई एम 5, ही वाज 5'9", 5'10", बट हाथ उसके छोटे थे कंपेयर टू हाथ। आई यूज्ड टू ऑलवेज लाफ एट हिम कि हाथ तो तुम्हारे मेरे से इतने ही बड़े हो, तुम इतने लंबे हो। तो फट पैर देखे, पैर, हाथ पैर दोनों छोटे थे, एंड हिज फीट वर लाइक हिज बाबा जी, ग्रैंडफादर के जैसे थे। तो वो भी बात जैसे आपस में होती है, एक पैर तो जला ही हुआ था, करीब-करीब एक था। तो बस हाथ-पैर, तो मैंने कहा ये है। तो फिर भी हमसे कहा लोगों ने, जो इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी थे और पूरी, कि ठीक से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। बिकॉज़ दे वर वेरी शॉक्ड कि मैंने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं, मैं फिर देख लूँगी, मैं यहीं रहूँगी जब तक आप कहेंगे, मगर यही है। तो दैट वाज़ इट। एंड मुझे अब आश्चर्य होता है, तब उस टाइम सिक्योरिटी इन लोगों ने शायद दे दी थी, जब से कि 21-22 से ही दी थी, उसके आगे-पीछे। बट पुलिस वाले जो थे वो कहते थे कि हम लोग शॉक्ड हो गए थे कि सर हमसे वहाँ नहीं खड़ा हुआ जा रहा था और आप वहाँ कैसे रहीं और कुछ नहीं था। मैं तो भैया ये ऊपर वाला करता है। फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद हमने फ़ोन किया, एक जान-पहचान का हॉस्पिटल था हमारे, हम लोग जाते तो उनसे हमने पूछा कि डीएनए के लिए कहाँ होता है? तो फिर उसने बताया हमको, उनके स्टाफ ने, कि नहीं एम्स में करिए, क्योंकि ये लोग बॉडी को ले जाना चाह रहे थे गाज़ियाबाद। एंड आई वाज़ वेरी श्योर कि यशोदा हॉस्पिटल या कहीं भी गाज़ियाबाद में नहीं जाएगी। तो फिर हमने इंसिस्ट किया गाज़ियाबाद पुलिस को कि ये बॉडी अब ये कहाँ से अकल आ रही थी, वही रास्ते में आई वाज़ टॉकिंग, मेरा भाई चला रहा था और वो बिल्कुल मतलब शॉक्ड था, उससे नहीं सुना जा रहा था जिस तरह की हम बातें कर रहे थे कि डीएनए कहाँ पे ठीक से होगा और गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो फिर यही हुआ कि एम्स जो आईओ बने थे उन्होंने बताया था कि मैं आपको छोड़ के गया, मैंने वर्दी उतार के टाँगी और फिर फ़ोन आ गया कि यहाँ नहीं आना है, वहाँ जाना है। फिर एम्स में बॉडी ले गए थे और फिर तो वो डीएनए वगैरह के लिए बुलाया था, हमको लिया। फिर वहाँ से फ़ोन आया था हैदराबाद में, जहाँ भेज रहे थे कि मेरे ऊपर बहुत थ्रेट्स आ रही हैं, मैं छुट्टी लेने जाऊँ, जो एक्सपर्ट थे, देखिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो फिर किया गया उसको फ्लाइट से। इनफैक्ट इन्होंने जो उस टाइम एसएसपी थे, बाद में वो डीजी बने थे यूपी के, तो उन्होंने भी लिखा था कि हम लोगों ने फिर उसको कमर्शियल फ्लाइट से कलकत्ता भिजवाया था। क्योंकि वो भी था कि भई डीएनए कहीं गड़बड़ नहीं हो। और फिर मैंने कह दिया था कि बिकॉज़ मैं इसलिए कर रही थी कि हस्बैंड की बहुत तबीयत नहीं ठीक थी, तो उनको बातचीत सब हो रही थी, मगर इस तरह की चीज़ें सब कुछ हो ही गया कि मेरे ऊपर आ गया। तो मैंने कहा नहीं, अभी क्रेमेशन नहीं होगा जब तक डीएनए और फिंगरप्रिंट्स की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। और टीथ ऑल्सो आई थिंक एज के लिए, बिकॉज़ पहली उनकी तो उन्होंने तो, क्योंकि रिमेंबर जो वहाँ पर पहला वो हुआ था, पोस्टमार्टम हो चुका था, आई बिलीव बॉडी बरी भी करती थी, वहाँ से उखाड़ी गई है मालूम पड़ा था। तो उसमें तो 40 साल का लिखा हुआ था, जो भी ओके। इन्होंने ऊट-पटांग, बिकॉज़ बुलंदशहर में अगर होगा, हुँ। खुर्जा में, तो वो तो डॉक्टर भी, मतलब जो होगा सो होगा, वो दैट यू अंडरस्टैंड। तो उसमें एज-वेज काफ़ी ऊट-पटांग लिखी हुई थी। तो वो सब चीज़ें हुई, डीएनए का आया, तो आई थिंक 11-12 मार्च को जाके, और घर पे मतलब प्रेशर मेरे ऊपर काफ़ी था रिश्तेदारों का कि भई अपना काम, मतलब अच्छा नहीं समझा जाता ना कि रखी हुई है किसी की बॉडी इतने दिन तक। वहीं थी, हॉस्पिटल में ही थी, मैं देखने नहीं गई थी। और बच्चे-वच्चे गए थे एक आध, तीन का कौन गया था, क्या गया था, आई रियली डोंट नो। बट देन फिर उसके बाद क्रेमेशन हुआ था, जब ये आ गया था कि ये है, डीएनए टेस्ट आ गया था और फिंगरप्रिंटिंग भी हो गई थी, इतना सब कुछ करके फिर उसके बाद क्रेमेशन हुआ था। ये था। मैम, जो लीगल बैटल जिसकी हम बात करते हैं और हुँ, हुँ। जिसकी वजह से शायद आज हम यहाँ हैं भी, हाँ, बातचीत हाँ, भी कर हाँ। रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने बताई कि किस तरह से आप अपने लेवल हुँ, पे सारी हुँ। चीज़ों को कर रहे थे, हुँ, हुँ। और जैसा भी आपने अपना बैकग्राउंड भी बताया कि वो लॉ से कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है, हुँ, हुँ, नो हुँ। लीगल बैकग्राउंड एज़ सच। हुँ। बट फिर भी ये केस अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है भारत के इतिहास में, ऑनर किलिंग के लिहाज से भी और उसकी हुँ, पैरवी के हुँ, लिहाज से हुँ। भी। हाउ डिड दैट स्टार्टेड? गाज़ियाबाद पुलिस, उस टाइम जो टीम थी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने बताया कि प्रशांत कुमार जी जो थे फाइनली डीजी बने थे। जी, जी, जी। उस टाइम ये भी जो थे, अच्छा ये तो भाग गए थे। विकास विशाल वर नॉट, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो कहाँ थे? हुँ, वो नहीं थे। और उस समय टीम बड़ी ज़बरदस्त थी। आईओ जो हैं अभी तक मेरी उनसे बातचीत होती है। हुँ, और जैसे मैं पूछ रही थी, ये लोग दिन गिन रहे थे कि उसके कब पूरे होंगे। तो ऐसे भई एक दिन तो वो वहाँ अरेस्ट हुआ था ग्वालियर में डाबरा में, फिर वो, तो उसने बताया हमको कि ये जो आपका केस है 192/02 ये 25 का है। पकड़ के हम उसको डाबरा से लाए थे।
तो ये गायब थे, तो इनकी ढूंढ मच रही थी एक तरफ तो, और फिर दूसरे इनको ढूंढना शुरू हो रहा था और कुछ खबर आ रही थी यहाँ वहाँ। एंड आई थिंक 23 तक ये 20-21 को हमने आइडेंटिफाई किया, और जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो 23 को ये पकड़े गए हैं, उन्होंने खुद को पकड़वाया है डाबरा ग्वालियर। वहाँ शायद इनका कुछ अपनी रहा होगा बिजनेस, तो ऐसी सेफ स्पॉट जो होती है ना, वहाँ लेके इनको पकड़ा, और फिर वहाँ से इनको लेके आए ये लोग यहाँ, फिर इनका स्टेटमेंट लिया, जैसे पुलिस का स्टेटमेंट होता है, तो उन्होंने लिया, लिखाया, सब कुछ किया, और फिर उसके बाद चार्जशीट की तैयारी शुरू हुई। हमें सिर पैर नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता। चार्जशीट बननी शुरू हुई, उसके बाद वो आई, चार्जशीट बनी, और फिर चार्जेस फ्रेम हुए और वो शुरू हुआ। 1-2 लॉयर्स के पास गए, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। फिर हमको लेके क्या गए, रीजन देते थे लॉयर्स? कुछ टाल देते थे कि हम क्रिमिनल केस नहीं कर रहे, सिविल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर कुछ लॉयर्स के फ़ोन आते थे अपने आप कि आपका केस हम देखेंगे, हम गाज़ियाबाद से बोल रहे हैं, या हमको कोई वकील बताता था, उसको हम कॉन्टैक्ट करते थे, तो वो अगले दिन फ़ोन ही नहीं उठाता था हमारा। फाइनली दे टुक मी टू कामनी जायसवाल। वो मेरे ब्रदर और मेरे एक कज़न की जान-पहचान की थी, या जो भी था, वो बहुत एक्टिविस्ट लॉयर टाइप हैं, हमारी एज की हैं। तो हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने पहली चीज़ कही कि हेबियस कॉर्पस डालो। वहाँ से शुरू हुआ था कि ज़िंदा या मरा लाया जाए। हाँ, ये इस स्टेज पे आ गए थे बॉडी मिलने से पहले, तो हेबियस कॉर्पस एक उन्होंने करवाई थी कि वो आ जाए। और फिर जब ये हो गया, तो फिर जब चार्जशीट हुई, उसमें कहीं स्टेज पे दूसरी एप्लीकेशन जो कामिनी जी ने हमसे करवाई थी, वो ये थी कि ये केस जो है ये दिल्ली ट्रांसफ़र करवाओ। यूपी में तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, वो फैक्ट है। मतलब न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा एक और बात है, मगर जितनी बार लगा, इलाहाबाद हम चले तो जाते अटेंड करने, बट वो हमारे लिए आसान नहीं होता। भई कहाँ रहते, कैसे रहते, सेफ होते, नहीं राइट, होते। एग्जैक्टली। तो बिकॉज़ गाज़ियाबाद के बाद हाई कोर्ट तो इलाहाबाद ही होता है, ये तो मिनट-मिनट में हाई कोर्ट जाते थे। तो इसलिए केस यूपी ट्रांसफ़र होना, उस वक़्त आई डिडन्ट दिल्ली। रियलाइज़ कि हाँ, दिल्ली ट्रांसफ़र होना। क्योंकि गाज़ियाबाद तो हो ही नहीं पा रहा था। हम गए भी थे एक बार, कुछ वहाँ था गाज़ियाबाद में, हियरिंग सी थी, क्या थी, तो पूरे उसमें कोर्ट रूम बड़ा-सा था, और उसमें पूरे में काले वो पहन के लोग भरे हुए थे। गॉड नोज़ वो वकील थे कि वो क्या थे। भीड़ बिल्कुल। तो फिर दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो ये वहाँ से हो गया ट्रांसफ़र। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब उसमें से मैं बाहर आई चीफ जस्टिस के रूम में, उसमें से, चेंबर में से, तो बाहर चपरासी वो जो होता है उनका गेट पर, उसने कहा कि मैडम ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, बट हम बहुत खुश हैं जो आज हुआ है। मतलब तब मुझे पहली बात लगी कि जब वो भी समझ रहा है, ये ट्रांसफ़र जो दिल्ली हो गया है। तो वहाँ से फिर वो थी, फिर हमने उनसे, फिर उसके बाद सरकारी वकील था, हमसे कहा भी था हमारे फादर ने कि भई थोड़े लगा लो, एक पैरवी करनी, तो पैरवी-वैरवी समझी। हमने कहा इतने पैसे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं सरकारी वकील, हम तो ये सोचते थे कि सरकारी वकील कर रहा होगा। फिर जब हमें एक बार फिर ये हुआ, ये सब होता रहा और ये चलता रहा। फिर उसके बाद आई थिंक सरकारी वकील चेंज हो गया, दूसरा डाला गया, और उसने भारती को ड्रॉप कर दिया एज़ अ विटनेस। ओके। तो के सिंह थे, को इन्होंने ड्रॉप कर दिया कि वो तो, हाँ, वो चली गई थी। भारती को इन्होंने विदेश भेज दिया था। जी, जी। भारती को इन्होंने बहुत जल्दी विदेश भेज दिया था। जब उसका नंबर आ रहा था तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उस वक़्त हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा था, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करने कि ये लोअर कोर्ट में इसको दे आर ड्रॉपिंग हर एज़ अ विटनेस। और हमने पूछा किसी से कि वो हमारे सरकारी वकील ने कहा कि नहीं, नहीं फिर बुला लेंगे। तो हम फिर किसी और से पूछा हमने पटियाला हाउस में कि फिर बुला लेंगे, बोले नहीं फिर आप नहीं बुला पाएँगी, फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो फिर हम तब कामनी जी ने हमको भेजा था, जो हमारे मेन वकील बने थे, मिस्टर ये डे, उनकी अभी डेथ हुई है साल भर, 1.5 साल पहले। तो फिर वहाँ, दैट वाज़ माय फर्स्ट थिंग टू द हाई कोर्ट। फिर वहाँ गए, वहाँ से करे, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं वापस बुलाओ, अगर उनकी एविडेंस ज़रूरी है तो बुलाओ। और सरकारी वकील तब तक हमसे यही कह रहे थे कि क्या ज़रूरत है, वो तो आपके फ़ेवर में बोलेंगी नहीं। फिर ये हुआ कि चलिए आपको लंदन लेके चलेंगे, वहीं हम लोग कमीशन कहते हैं लेने। मैंने कहा आपके संग तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लंदन ना कैंटीन, मगर उसको यहाँ बुलाओ। मतलब वो कहीं दिमाग में अकल थी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज जज के सामने देखनी है, हमको कुछ भी बोले वो, और कोई उससे कनेक्शन नहीं था, कोई चिट्ठी, पत्री, नथिंग। ओके। नथिंग। तो वी वेंट ऑन ट्राइंग। इनफैक्ट उस वक़्त जो रविंदर कौर थी जज, वो कहती थी कि मैं तो 3 साल से भारती को ही बुला रही हूँ। कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ कि डीपी यादव भी आके कह गए कि मैं गया था और मिला था, और अपनी फ्रेंड के यहाँ फंक्शन में, तो भई कहाँ रह रही है, एड्रेस दो, तो मुझे तो नहीं मालूम, फ्रेंड का फंक्शन, एड्रेस नहीं मालूम, ये नहीं, मतलब टालते रहे उस टालते चीज़ रहे, दे को। वर नॉट प्रिपेयर्ड टू ब्रिंग। इसमें 2 चीज़ें मैम बहुत ज़रूरी मैं समझना चाहता हूँ।
एक तो ये कि जैसा अभी आपने बताया एक वाकया कि आप निकली उनके चैम्बर से बाहर, जो खड़े हुए थे हम्म, गेट या दरबान जो भी रहे होंगे, हम्म, उन्होंने आपको कहा कि हमें बहुत खुशी हुई। हम्म, यहाँ से एक चीज़ ये निकलती है कि कौन-कौन से वो लोग, कौन-कौन से समाज के वो अंग थे जहाँ से आपको सपोर्ट मिला? क्या वो जुडिशरी थी? क्या वो वकील थे? क्या वो मीडिया थी? क्योंकि तब तक मीडिया इस पूरी चीज़ को कवर कर रही थी लगातार। हम्म, ये हेडलाइन के तौर पे फ्रंट पेज की खबर ये पूरे हम्म, समय थी। और साथ ही साथ दूसरी चीज़, हम्म, कौन-सी वो ऐसी चीज़ें थीं जो आपको रोकना चाह रही थीं? रीज़न बीइंग क्योंकि वो सारे वकील जो आपका केस नहीं ले रहे थे, हम्म, वो सारे लोग जो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, जैसा भी आपने ज़िक्र किया शुरुआत में कि बुलंदशहर के कोई एक व्यक्ति थे, हम्म, जो कि बड़े क्लोज़ थे मगर वो कभी गवाही देने के लिए उस तरह से नहीं आए। तो समर्थन में कौन-कौन था और कौन-कौन रोड़े अटका रहा ये था? देखिए मीडिया के संग तो ऐसा था कि बिल्कुल फैमिली वो हो गया था। सम हाउ द अदर एक बन गई थी हुँ, चीज़ कि शाम को जैसे होता है, डेथ होती है तो नीचे बैठने का होता है, तो नीचे बिठा हुआ था सब कारपेट या जो भी। तो शाम को ये लोग सब आके वहाँ बैठ जाते थे और दिन भर अपनी जो भी करते थे, पता करते थे, रिपोर्टिंग करते थे और फिर एक्सचेंज करते थे क्या हुआ। तो ये तो बड़ी रेगुलर चीज़ थी। अगर अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है उसमें मेरा वो लेना है, तो वो शुरू हो जाते थे और इतना ज़्यादा मतलब उससे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती थी क्योंकि बच्चे थे सब। आदत थी मुझे घर में भई हुँ, हुँ, वो समझते थे, वो बेवकूफ़ी की बातें नहीं कहते थे मुझसे कि आपने क्यों उससे मिलने दिया और क्यों दोस्ती करने दी। बड़े हुँ, लोग ये कहते थे हुँ, कि अब ऐसे लोगों से मिलेगा तो ऐसे ही होगा। मैंने कहा भैया मैं नहीं जानती थी भैया को, बिल्कुल कोई हमारा मिलना-विलना नहीं था उनसे। तो ये लोग तो दे अंडरस्टूड हुँ, राइट। बिकॉज़ द एवरेज रिपोर्टर वाज़ नितिश's एज और मे बी अ फ्यू इयर्स। सो वो उससे एक मोरल बहुत बढ़ता था। हुँ, और बातचीत हो मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अगर किसी कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, तो आई यूज्ड टू लाफ कि भाई बता तो दो कि मुझे हिंदी बोलनी है कि इंग्लिश बोलनी है, तुम लोग तो आके लगा देते हो, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो और मैं सडनली देख रही हूँ कि कोई 5 पिज़्ज़ाज़ एक के लिए ये किसने मँगवाए? नहीं, नहीं मैम हमने मँगवा ला रहे हैं आपके लिए। मतलब बिल्कुल फैल जाते थे, पूरी शाम वहीं रहते थे। तो उससे बहुत एक मतलब वो बना रहता था कि घर में कुछ एक्टिविटी हो रही है और इस तरह से ये केस भी मुझे थोड़ा-सा हेल्प किया कि मतलब घर में सब यही समझते थे कि ठीक है कर रही है, करने दो, होना तो कुछ है नहीं, मगर इसका दिमाग वहाँ लगा रहेगा तो मतलब जैसे टूटेगी नहीं। हुँ। लिटरली घर में सब यही सोचते थे कि 1-2 महीना ये अपना करती रहेंगी, उसके बाद ठंड पड़ जाएगी, कुछ नहीं होना है। ये तो तो मैं बात रही उनकी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि वो लोग जो समर्थन में थे, और हुँ, मुझे सुन के समझ में आ रहा है कि आप लोगों हुँ, से ज़्यादा हुँ, वो लोग जो हुँ, बाहर से कहीं न कहीं से आ हुँ, रहे थे, हुँ, समाज हुँ, से वो हुँ, मदद कर रहे थे। मगर कौन से वो ऐसे धड़े थे इसी समाज के जो शायद कहीं न कहीं आपकी इस पूरी लड़ाई को जो आपने लड़ी हुँ, है, इसको हुँ, कमज़ोर करना चाह रहे थे? हुँ, क्या वो पॉलिटिकली कभी आपके ऊपर कोई दबाव आया? क्या कभी वकीलों ने कहा कि जैसे आमतौर पर होता है कि हम सेटलमेंट करवा देंगे, सेटलमेंट हो हुँ, जाएगा? हुँ। किस तरीके नहीं, से? ऐसे तो कोई नहीं आया पुलिस के पास पॉलिटिशियंस का फ़ोन आया कि भाई डीपी यादव को क्यों परेशान कर रहे हो? ओके। इस तरह की और चीज़ें किस लेवल तो के पॉलिटिशियंस थे ये, आपको अगर पता चले? ये आई थिंक स्टेट फॉर्मर लेवल या फिर सेंट्रल लेवल, कहाँ तक जा रहे थे नहीं तार? स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे एक तो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इस प्राइम मिनिस्टर का हाँ, फ़ोन आया? जी से इनका था हुँ, कुछ तो फिर पुलिस ने बताया क्योंकि से ये था कि उन्होंने बताया कि सर नहीं ऐसा नहीं है, ये हुँ, उनकी वाइफ हैं और हुँ, वो परेशान हम नहीं कर रहे हैं। हुँ। उनका आपके पास कभी किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन आया? बस नहीं आया। आई थिंक मेरे बेटे ने या किया था एक बार डीपी यादव को कि जब उसको ढूँढ रहे थे, तो कह रहे थे कि तुम्हारी मदर तो सीधे पुलिस के पास चली गई, वो डर गया और फिर छुप गए लड़के। हुँ, तो फिर मैंने लिया फ़ोन, मैंने कहा मेरा बेटा तो मुझे अभी मिला नहीं 48 घंटे हुँ, में से तो मैं परेशान हो गई थी और आपको हुँ, आपका बेटा इतने दिन से नहीं मिला, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही? हुँ। तो बोले नहीं अब लड़के तो हैं ही और पुलिस का नाम ही ऐसा होता है, डर जाते हैं, ये हो जाता है। कभी आपकी मुलाकात हुई सीधी सामने से डीपी नहीं यादव से? केस कोर्ट में आते थे, कोर्ट में आते थे, नमस्ते-वमस्ते भी नहीं होती भारती थी। से कभी कोई सीधी मुलाकात हुई इसके नहीं, इसके बाद? बाद कुछ नहीं। कभी विकास या विशाल से? नो विकास विशाल तो बिल्कुल नहीं हुआ एक्सेप्ट जो कोर्ट में एक बार उसने कहा था कि मुझे खुद आके अपनी बोलनी है तो बुला लिए। हाँ, ट्रायल में तो विकास रहते ही थे, दोनों ही हुँ, रहते थे हुँ, 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 और कोई बातचीत नहीं, नथिंग वो अपना करते थे। एक बार कुछ मैंने कहा था उनको अच्छा नहीं लगा था तो ज़रा उसमें से निकल के चले थे मेरी तरफ तो डाँट दिया था जज कि वहीं खड़े रहो नहीं तो मैं ये बाहर भेज कोर्ट में दूँगा। हुआ और हाँ, ट्रायल के दौरान? सो जैसे वो निकल के चले। हुँ, 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 कुछ मैंने आई ट्राइड टू से कि पतली-दुबली छोटी थी तो इट्स हुँ, काइंड उसको ऐसे बुलाते थे ये लोग ग्रुप में। हुँ, हुँ, मगर वो तब ज़रा-सा उसमें से निकले थे, बस हुँ, हिले थे वहाँ से। हुँ, जस्ट उसका मुझे नाम नहीं याद है, वेरी गुड। तो उन्होंने कह दिया कि वहाँ से मत हिलना नहीं तो आई विल सेंड यू बैक इंटो द लॉकअप। दैट वाज़ द ओनली टाइम। वो दिखाना था कि मेरी बहन को ऐसे क्यों उसका नाम क्यों लिया वो सब। तो अदरवाइज़ नहीं। अब उस समय एक सोशल प्रेशर और भी था इस लिहाज से, क्योंकि वो जो कंज़र्वेटिव एक थॉट प्रोसेस, हुँ, हुँ। जहाँ से क्योंकि ऑनर किलिंग का पूरा मामला रहा,
और जिस तरीके से उसको रंग देने की कोशिश की गई हम्म कि जिसमें कैरेक्टर असैसिनेशन भी करने की बात आती है नीतीश जी की, और बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, समाज का आपके प्रति उसको लेकर क्या रवैया होता था फिर? वो किस तरीके से आपको आकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट हो रही थी बातें, समझ में जा रही थी, आपके हाँ, पास कैसे मैं पहुंचती थी? इतना कुछ कनेक्टेड नहीं थी। हाँ, इस तरह की चीज़ ज़रूर होती थी कि जैसे एक लेडी आई, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी उसको गाज़ियाबाद का ही कुछ बताने लग गईं कि फलानी को ले गए थे, हमारी नेफ़्यू को, नीस को, कुछ को, और फिर हम लोगों ने तो बिल्कुल छोड़ दिया, तो वो हफ़्ता 10 दिन में वापस आ गए, आप मत करिए, आप कुछ कर नहीं पाएँगी, लड़के को और नुकसान होगा, जब तक वो मिल नहीं रहा था। तब तक ये इस तरह के लोग होते थे। एक चिट्ठी जैसे आ गई थी कि ये आप अपना केस वापस ले लीजिए, नहीं तो आपको बाइज़्ज़त वहीं पहुँचा दिया जाएगा जहाँ आपका बेटा है। आपके पास ये चिट्ठी आई? चिट्ठी क्या थी, पर्ची थी टेढ़ी-मेढ़ी कटी हुई कॉपी की, ओके। पेज, और वो आया, वही फ़ोल्ड होके उस पे वो लग के उसी पे टिकट और लिखा हुआ कि जगह पता नहीं क्या लिखी थी और समय बहुत बुरा। इस किस्म की आती रहती थी चिट्ठी। तो आती नहीं, मतलब 2-3 बहुत नहीं, और या किसी पे नंबर लिखा होता था कि अगर आप, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, मैं वहाँ पे गवाह था, और अगर आप चाहती हैं तो आप ये नंबर वहाँ पर लिख दीजिए, अपने गेट पे चिपका दीजिए। इन मैम चीज़ों देखिए, और चीज़ कि जब आपने बताया इतनी सारी चीज़ें, कौन कौन सी वो एक चीज़ थी जिसने आपको कभी हार ना मानना जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मोटिवेटेड रखा? क्योंकि सारा प्रेशर, वक्त बीतता जा रहा है, एक तरफ रसूख है, क्या नहीं, चीज़ आई थी? थिंक मैं बहुत ही इग्नोरेंट थी। मतलब क्या देखा था कोर्ट कचहरी का कि आप पिक्चर में देखा था कि ठक-ठक होता है, ऑर्डर-ऑर्डर होता है, सब ठीक हो जाता है। और मतलब हम, मुझे तो शुरू में यही लगा था कि अरे अब तो पकड़ लिया, बहुत खुश थे हम अच्छा। कि अरेस्ट हो गई। अब तो समझ में आया कि अरेस्ट हो गई का तो कुछ मतलब ही नहीं होता है। अरेस्ट हो गई, छूट गई जो भी, तो अरेस्ट हो गई, गवाही हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो ये था। तो इसलिए ये था कि भई पकड़ लिए गए हैं और हो रहा है तो सब ठीक। ब्लाइंड फेथ सॉर्ट ऑफ था कि ठीक होगा, और फिर धीरे-धीरे समझ में आने लग गया कि क्या चीज़ गड़बड़ हो रही है, सरकारी वकील इधर कर रहा है, ये कर रहा है, और अदरवाइज़ इग्नोरेंस थी मेरी। मुझे पता ही नहीं था ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं, पहली बात तो ये। ओके। और मुझे पता नहीं था कि कोर्ट में, जैसे मैं आज बोल सकती हूँ, इवन अप टू द एंड ऑफ द ट्रायल मुझको पूरा-पूरा फेथ था कि सब चीज़ ठीक होगी। तो इसलिए प्योर ये था कि कुछ नहीं मालूम था, बिल्कुल नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो मैं नहीं लड़ पाती। फिर जिस दिन ये फैसला आता है और जिसमें 25 साल की सज़ा दी जाती है, क्योंकि आमतौर पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल का वो रहता है, उस दिन क्या आपका रिएक्शन था? क्या ज़हन में आया? क्या सी महसूस? हाई लोअर कोर्ट ने तो वही दिया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, राइट। और हम मतलब काफ़ी प्रसन्न थे उससे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, डेथ। हुँ। फिर और हमको तब लोगों ने यही समझाया था कि डेथ हाई कोर्ट से मिलेगी, पर हम अब, अगर हम उस वक़्त हमें मालूम होता, तो फिर हम पर्सनल लॉयर खड़ा करके डेथ लोअर कोर्ट से माँगते। तो वो, आप डेथ पेनल्टी ही चाहते थे? हम बिल्कुल डेथ पेनल्टी ही चाहते थे, और मगर वो लोअर कोर्ट से हमें माँगनी चाहिए थी। हम सी उस टाइम में हम लोग अपना लॉयर नहीं खड़ा कर सकते थे, एटलीस्ट मुझे यही बताया गया था लोअर कोर्ट हुँ, में। हुँ। सिर्फ़ जब हाई कोर्ट में जाना होता था तब हमारा वकील होता था, जी। लोअर कोर्ट में नहीं होता था। वो इन्फॉर्मली थोड़ा हेल्प कर दे वो बात अलग, क्योंकि काम काफ़ी करना पड़ता है, और तो उनके पास तो बड़े से बड़े प्राइवेट लॉयर्स होते थे, जिनके बड़े-बड़े ऑफिसेज़ हो, बहुत सारे हमारे पास सरकारी वकील बहुत अच्छे थे। मगर ये है कि उनको हेल्प कराना हुआ तो हमारे वकील के जूनियर्स ने कर दिया, कुछ वो सारा वो लंबा-लंबा कॉल रिकॉर्ड्स थे, और वो नंबर पर्टिकुलर कुछ कहलाता है, तो वो मैचिंग करने के लिए उसमें किसी वकील, हमारे वकील के जूनियर्स एक आध बैठ गए तो बैठ गए। जी। हमारा कोई वकील नहीं था, वो हमें लगता है हमें करना चाहिए था, और हमें डेथ पेनल्टी उधर माँगनी चाहिए थी, तो फ़र्क होता है। तो फिर उसके मतलब मारा है तो मौत की सज़ा तो यही होती है, और लाइफ़ वाइफ़ के बारे में, बट हम काफ़ी संतुष्ट थे कि लाइफ़, मतलब बहुत खुश थे। मई 2008 में हमारे लिए कि हम जीत गए, और वो हो गई, लाइफ़ इम्प्रिज़नमेंट हो गई, सिंपल लाइफ़ इम्प्रिज़नमेंट हुई थी। तब तक तो ये 25 साल वाला एंगल नहीं था उसमें? नहीं, ये हाई कोर्ट से हुँ। लगा था, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। ये हाई कोर्ट से लगा था तो वहाँ। आप उस 14 साल से भी संतुष्ट थे? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। हमसे लोगों ने यही कहा, और हम मान लेते थे कि हुँ। नहीं, यहाँ पे ये हो गया, अब हाई कोर्ट में जाके लाइफ जी, फिर उसके इम्प्रिजनमेंट। बाद आई क्या डिडन्ट हुआ? रियलाइज़ कि वो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। अगर हुँ, यहाँ डेथ होती तो वहाँ डेथ भी हो सकती थी, और हो सकता है डेथ छोड़ देते, हुँ, उल्टा होना बहुत मुश्किल। तो फिर उसके बाद जब ये हुआ था, सज़ा, फाइनली सज़ा तो इन्होंने, पहले तो इन्होंने उनको गिल्टी माना था, दैट वाज़ 2014 हुँ। अप्रैल, और 2015 फरवरी में सज़ा, जो पूरा ऑर्डर ऑन जी, जी, सेंटेंस जी। होता है, हुँ, उसमें इन्होंने ये किया था कि 25 साल विदाउट रिमिशन। राइट। मैम ये
पूरी बात घूम के आती है अभी इसी ही साल हम्म 2026 में, हम्म जहां पैरोल के लिए अर्जी डाली जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट नियमावली के आधार पर मना कर देता है, हम्म मगर फिर जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट। हम्म सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, 7 तारीख शाम 5 बजे तक के लिए पैरोल दे दी जाती है होली खेलने के लिए। हम्म वो पूरी चीज को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कि यू वो लाइक फाइटिंग फॉर डेथ पेनल्टी, और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है इसके सुप्रीम कोर्ट भी हम गए थे डेथ पेनल्टी जी। के लिए, मना हो गई थी। जी नहीं, अभी जो पैरोल के आसपास जो हाँ, तो सारे उसके चीजें, बाद तो हमने कहा ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था कि डू यू वांट टू हैंग हिम। अभी तो कोई मतलब ही नहीं था। 2016 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि डेथ पेनल्टी नहीं। उसके बाद तो हमने कभी बात ही नहीं करी। और Right. ये तो हम कह रहे थे कि इसको फरलो नहीं मिलनी चाहिए। तो उसमें ये आई भी कहाँ से बात कि डू यू वांट टू हैंग हिम? नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो उसको खारिज कर दिया। दिल्ली खारिज हाई कर कोर्ट दिया। ने उसके बाद उसके अगेंस्ट हम गए थे सुप्रीम कोर्ट, जी और वो लोग भी गए थे, उनकी भी आई थी एसएलपी, हमारी भी गई थी, उनकी आई थी कि ये सजा गलत हुई है, हमें सजा मिलनी नहीं चाहिए, मतलब हम गिल्टी ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी के अपहोल्ड किया था कि नहीं गिल्टी। ओके। और गिल्टी की एक ही चीज थी कि ऑनर किलिंग है। मेन चीज यही थी कि इट इज ऑनर किलिंग। जी। और फिर किसी वजह से हफ्ता 10 दिन डिले हो गया, कभी ये वकील नहीं कभी वो, तो फिर इन्होंने कह दिया कि नहीं दिस इज नॉट ऑनर। जब आई बात कि भाई सजाए मौत दो, तो उस वक्त इन्होंने एक तो उन्होंने वही कह दिया कि नहीं मतलब इट्स जस्ट अनदर मर्डर, और जज ने सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात कि नहीं नहीं दिस इज नॉट ऑनर किलिंग। तो आई वाज अ वेरी शॉक्ड पर्सन, भैया ऑनर किलिंग नहीं है तो उसको गिल्टी ही क्यों माना है? राइट। उसको नहीं छुआ सजा को। सजा जो थी कि 25 साल, और उसको भी थी कि 25 इयर्स विदाउट रेमिशन। राइट। और उसके बाद उसको जाना चाहिए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में, जिसको अभी लोग और से 5 साल और भी थे। जी बिल्कुल 3 साल। अगर उन्होंने फाइन लगाया था इतना इतना, और उसमें था कि अगर ये 6 महीने में नहीं देंगे तो इनकी 3 इयर्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, 3 इयर्स फॉर मर्डर, एंड बाकी जो थी वो एविडेंस के साथ एविडेंस के लिए उसके लिए तो 1 साल 4 साल ये थे। और प्लस 1 साल और था जहाँ तक मुझे याद है उसका, कि इनके ऊपर फाइन लगा था जो इनके, क्योंकि ये बीच में से भागते रहे थे बिना किसी वजह के, जेल के हॉस्पिटल से अपने हॉस्पिटल, और जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, भाई लग्जरी रूम में रह रहे थे। तो उसके लिए 1 साल और थी। अगर उसका वो 4 महीने शायद वो जो एक्चुअल एक्सेस कॉस्ट आए थे वो लेके दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस को वापस देने थे, क्योंकि ले जाने के लाने के ये सब वो था, और जेल का वो हॉस्पिटल का पैसा। तो उसके लिए एक तो 5 साल तो और इनके होने चाहिए, इसकी अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। सम रेजिडेंट डॉक्टर कॉल्ड मी एम्स से, कह लेंगे मैडम हम आपको देखते हैं। और कब की बात है ये थी 2010 या 11 जी, कि हम आपको देखते हैं और हमें वी अप्रिशिएट योर वर्क, और हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये यहाँ बहुत आता है और रेजिडेंस हॉस्टल में रहता है, और अभी भी न्यू ईयर्स डे के दिन आया हुआ है था। तो ये कहा, तो उससे फिर हमको किसी ने बताया कि आरटीआई से पूछ लो, तो हमने पूछा, तो आरटीआई से सारी डेट्स आई थी, और उन डेट्स में था 1 जनवरी 31 जनवरी दिसंबर साल का, और भी बहुत सारे थे। तो फिर और डिटेल में पूछा था कि ये कब कब बाहर गए, तो उसमें सारी ये डेट्स आई थी। तो दैट वाज आल्सो वेरी यूजफुल। और इसलिए इसके वो टाइम भी लिखा है जज ने कि जब ये हॉस्पिटल में वो उसमें वहाँ रह रहा था एम्स में, तो विकास का कम बताया एम्स ने, पूरी चीज दी नहीं, एंड देयर वाज नो वे टू फोर्स देम। बत्रा हॉस्पिटल ने सारी डेट्स दे दी थी, वो सब जोड़ के हमने फिर कितने समय वहां पर रहे? हाँ विशाल पूरा साल। इसका 1 साल तो विशाल का वो बनेगा, 2 साल इसको 2 साल इसको बेल मिली थी वो भी बनेगी, तो 3 साल तो यही ऐड हो जाएंगे। तो ये 2027 के बाद विशाल के 3 साल 25 करने में ही 3 साल और हो जाएंगे। अभी जिस तरह से, बिकॉज बैक इन द डेज व्हेन द केस वाज देयर, जब सजा होती है तब का जो जुडिशियल पूरा एक अंडरस्टैंडिंग था उसमें और अभी में कोई चेंजेस, कोई शिफ्ट देखती हैं? ये हाई कोर्ट तो मोरलेस वही है, थोड़ा सा मतलब कुछ हमारे फेवर में आते। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा मुझे लगा कि सिंपैथी जैसे सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली आई थिंक अपियर शायद नहीं होता है। हमारी गीता मित्तल, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, उन्होंने लिखा था कि जब भी सब चीज़ें देखते हुए कि क्या हुआ है क्या नहीं, उनके सामने तो पूरा केस ही खुल के आया था कि जब भी ये बेल या फरलो के लिए अप्लाई करेंगे तो मुझको और जो गवाह है जो नहीं टर्न हॉस्टाइल हुआ, हम दोनों को सुना जाएगा।
Okay. तो इसलिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में यही होता है कि वाई आर यू डिफेंडिंग, वाई आर यू, हु आर यू डिफेंडिंग, कुछ भी। तो ये इस समय ये चीज़ बुरी लगी थी कि इस समय तो कोई डेथ, मतलब ये हम बिल्कुल लास्ट एंड में था ये, तो हम हमारे वकील के पीछे ही खड़े हुए थे। तो उन्होंने यही चीज़ कही थी उस वक्त जज साहब ने कि मतलब व्हाई कांट यू लेट गो, एग्जैक्टली कब तक करोगे, 1.5 साल के बाद व्हाट विल यू डू। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई केस चल रहा है, तुम सजा, इफ यू फील दैट यस ही शुड बी अलाउड फॉर टू, आप जज हैं, आप अलाउ करिए, मेरे पास तो आप सारे कानून देख के आप अलाउ कर दीजिए। मगर ये कि मैं 1.5 साल बाद क्या करूंगी नहीं करूंगी, या मैं, और फिर वो इट वाज मोर इन द मॉरल थिंग, आई डोंट नो कि उन्होंने अपने बेस्ट उसमें कि व्हाई कांट वी लेट गो। अब मतलब माँ को आप बोल रहे हो लेट गो और आज बोल रहे हो, तो मतलब नॉट एज अ पर्सनल कि वो बोल रहे हैं लेट गो, वो तो मुझे बहुत अजीब चीज़ लगी। किसी ने मुझे अभी तक ये नहीं कहा कि छोड़ दीजिए। यू नो मैम, सबसे आखिर में बस एक चीज़, क्या आज भी आपके अंदर इस उम्र में आकर इतना लंबा ये जो पूरा बैटल चला, इतनी शक्ति बची है, या अभी भी आप अपने आप में अंदर सशक्त महसूस करती हैं कि अगर ये लड़ाई थोड़ी आगे और खिंचती है, जिनके बारे में अभी बात कर रहे थे, वो 5 साल और सारी चीज़ें, तो आप उसे आगे लेकर जाएंगी? नहीं, वो तो जाएंगे, अगर जहाँ तक होगा वो, तो ये जो कहते हैं कि लेट इट गो या क्या जो भी कहा इन्होंने, वो नहीं होगा, जाएंगे। इस थकान होता है, ज़्यादा होता है, ये अब हो जाता है। हेल्थ मतलब फिर भी लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, टचवुड ऐसा कुछ नहीं है, बीपी हाई है, बीपी हाई 100 लोगों की वजह से हो सकता है, तो वो चीज़ें हैं जो कि कंट्रोलेबल हैं, दवाई खा रहे हैं, चल रहे हैं, और तो इसलिए आगे तो लेके जाना है, अनलेस कि बिल्कुल ही कोई ऐसी घटना हो जाएगी हिल ना पाए, तो वो बात अलग है। वरना आगे मतलब कोई विशेष वो नहीं है, जो सही चीज़ है वो होनी चाहिए, दैट इज़ अबाउट इट। ये नहीं हो सकता कि हम घर पे बैठे हैं, केस वहाँ चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी नहीं, है। ये सबसे लास्ट थिंग कि जो कहते हैं ना लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, नहीं, लॉ को पकड़ के कोर्स पे रखना पड़ता है। ये सैड सिचुएशन है हमारे यहाँ की। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ लगती है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का बना है फॉर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, और जस्टिस के लिए मुझे फाइट क्यों करना पड़ता है। और ये मतलब मेरी तारीफ नहीं है कि मैं फाइट कर रही हूँ, एग्जैक्टली, व्हाई टू फाइट फॉर समथिंग, एग्जैक्टली, एंड पीपल प्रेज इट कि नहीं बहुत फाइटर हैं। मैंने कहा ये तो मेरा उस जो प्रियम्बल है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के होने के 4 कारणों में से या 5 कारणों में से एक है, और बट आई हैव टू फाइट। न्याय के लिए हमेशा लड़ना क्यों पड़ता है? लड़ना क्यों पड़ता है? और जब हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होके, और हमारी एजुकेशन कहो, कुछ भी कहो, हमको सिखाया गया है या हमने अपने आप सीखा है कि पूछो, जहाँ समझ में नहीं आए पूछो, तो मुझे पूछने में कभी दिक्कत नहीं होती थी, और दैट हैज़ आई थिंक बीन माई स्ट्रेंथ। इनफैक्ट मेरे जो वकील थे मिस्टर डे, वो कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाते थे, नहीं आप सुनती नहीं है वो, देन ही वुड कॉल मी, अच्छा क्या कह रही थी, हाँ ये बताइए मैडम, तो फिर वो ही वुड क्लियर, ऐसे नहीं, आई एम नॉट डाउटिंग, आप जो कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं, बट मुझे भी तो पता होना चाहिए। So I think it's very important to be fully involved, और उसमें being educated in the real sense makes a आपको कोई difference। जानकारी होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं ना कि अब लॉ बैकग्राउंड अब हो गया है, जी, मतलब वहाँ पे लोग मुझसे बोलते थे कि प्रैक्टिकल तो आपका हो रहा है, आप इम्तहान क्यों नहीं दे देती घड़ी होके। 23 साल बहुत होता है, मतलब एकदम कोई भी लॉ कर ले 23 साल में तो। बिल्कुल।